वालेकुम शोएब आप लोगों के सामने एमडी कैट केमिस्ट्री ऑनलाइन ग्रिप इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से प्रेजेंट किया जाने वाला ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के यूनिट का एक लेक्चर है। एंड आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखे हो तो उसमें आप लोगों ने क्लियर कट कुछ चीज़ें समझी। उसमें एक चीज़ आप लोगों के लिए टोटली नई थी, या लाइक एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अक्सर हम लोग देखने को या सुनने को मिलता था, बट हम लोग उसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते थे। वो मैंने उसको एक्सप्लेन किया, बट कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से आए तो मैंने कहा यार कि ये जो बंदे हैं, ये जो बंदियां हैं, इनको छोटी सी बात मैंने समझाई, वो उनको समझ आ जानी चाहिए। दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, एक थी ऑर्बिटल टर्म और दूसरी टर्म थी नोड। फिजिक्स के अंदर नोड का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि नोड जो है ज़ीरो एम्पलीट्यूड को कहते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग केमिस्ट्री के अंदर आते हैं तो केमिस्ट्री का नोड वो होता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ज़ीरो हो जाए, वो नोड कहलाता है। ऑर्बिटल मैक्सिमम को कहते हैं और नोड जो है वो ज़ीरो को कहते हैं। ये छोटी सी बात एक्सप्लेन करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब नोड की टाइप्स होती हैं, लाइक रेडियल नोड। रेडियल नोड किस केस में होगा? जब आप लोगों के पास फेरिकल शेप का एस ऑर्बिटल होगा, तो एस ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड टर्म यूज़ की जाती है। लेकिन जब पी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो पी ऑर्बिटल के लिए टर्म एंगुलर नोड या नोडल प्लेन यूज़ की जाती है, जो कि ये इसका नोडल प्लेन है जहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी मिनिमम है। तो दो चीज़ें हैं, रेडियल नोड या एंगुलर नोड। एंगुलर नोड का दूसरा नाम नोडल प्लेन। फिर उनके कुछ फॉर्मूलाज थे। रेडियल नोड फाइंड करना हो तो n-l-1 जो भी आंसर होगा वो आपको नंबर ऑफ रेडियल नोड्स बताएगा। और सिंपल जो L की वैल्यू है, यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है, वो हमें एंगुलर नोड या नोडल प्लेन के बारे में बताती है। और टोटल नोड्स का जो फॉर्मूला है वो n-1। ये छोटे छोटे तीन फार्मूलाज हैं, इनको ज़हन में रख लीजिएगा। इनको यहाँ पे आप किसी भी जगह पर अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक ही एग्जांपल दे देता हूँ ताकि ज़्यादा डिटेल इसके ऊपर ना आए। मैं अपने मेन टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाना चाहूँगा। 3s के लिए हम लोग पहले रेडियल नोड्स फाइंड करते हैं। रेडियल नोड्स, वैसे आपको पिक्चर में नोड्स दिख जाएंगे कि ये वो एरियाज़ हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़ीरो है। ये जहाँ पे मैं इसको एनसर्कल्ड कर रहा हूँ इस तरह रिंग फॉर्म में। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि n-l-1 है। ये फॉर्मूले के मुताबिक पुट करें तो n की वैल्यू ये शुरू में 3 दिख रही है, l की वैल्यू 0 है, -1 कर दूं तो मेरे पास इस वक्त रेडियल नोड आ गए हैं 2, जो कि ये आप लोगों को नोड्स 2 नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इसके नोडल प्लेन अगर फाइंड करने हैं तो नोडल प्लेन का ये देखिए, अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, सिर्फ l। अब आप कहेंगे सर जो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है एस ऑर्बिटल के लिए वो 0 होती, तो इसका क्या मतलब है? मैं कहूँगा अगर l 0 तो इसका मतलब इसके नोडल प्लेन्स क्या हैं? 0, तो 0 नोडल प्लेन। ज़ीरो नोडल प्लेन। उसके बाद टोटल नोड्स का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, n-1, ठीक है जी। n-1 फॉर्मूला लगाएं, इसके साथ n वैल्यू क्या लिखी हुई है 3, -1 कर दूँ तो क्या आ गया 2। इसका मतलब है इसका नोडल प्लेन 0 था, इसके रेडियल नोड 2 थे और टोटल मिलाकर के कितने हो गए नोड्स 2। दैट्स द स्टोरी, सिंपल सी। चले जी, इस चीज़ को अगर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है मैंने, तो मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए विदाउट एनी हेजिटेशन, मूविंग टूवर्ड्स रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी टाइप के एलिमेंट की अगर स्पेसिफाई करनी है तो उसके अंदर आप लोगों को 4 रूल्स याद रख लेने होंगे। ये जो चारों के चारों रूल्स हैं, ये रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ डील करते हैं। अगर आप लोगों के पास ये सारे के सारे रूल्स आपके माइंड में होंगे तो आप क्वाइट विदाउट एनी हेजिटेशन किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फर्दर आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 करके ये चारों के चारों रूल्स जो है ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑफ बाउर रूल।
व्हाट अबाउट दिस ऑफ बाउ रूल? इस ऑफ बाउ रूल के हवाले से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ बेटा, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया जिसका मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। इसका मतलब अपस्टेयर्स होना भी कह सकते हैं हम, ये सीढ़ियाँ चढ़ना, ठीक है जी। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप लो टू हाई एनर्जी की तरफ जाएंगे तो वो ऑफ बाउ कहलाता है। लो से हाई की तरफ जाना ऑफ बाउ कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर आज के बाद अगर सीढ़ियाँ चढ़ के छत पे जा रहे हो तो आप अम्मी को क्या कहेंगे, अम्मी मैं ज़रा ऑफ बाउ करके आई। अम्मी ने कहना क्या क्या बोला, दोबारा बोलना। आपने कहना अम्मी मैंने कहा मैं ऑफ बाउ करके आई। शर्म नहीं आती तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? अम्मी को क्या पता ऑफ बाउ का क्या मतलब है, आप लोग पहले बताओ तो सही ना। अम्मी जान अम्मी जान अम्मी जान, ऑफ बाउ का मतलब है सीढ़ियाँ चढ़ना। तो ज़रा छत पे जा रही थी तो मैंने कहा मैं ज़रा ऑफ बाउ कर लूँ। तो एट दैट इंस्टेंट अम्मी ने कहना ओह मैं पता नहीं क्या सब्जी थी बेटे। मेरे कह रहे ये ऐसी बातें तुम्हें बताता कौन है, उस बंदे का नाम तो बताओ, कहाँ से सीखती हो ये बातें? आपने इशारा करना शुएब, सर शुएब गुरुजी। तो बेटा अम्मी ने कहना अच्छा अच्छा फिर तो ठीक है, तो अच्छी बातें ही सिखाने वाला बच्चा बहुत अच्छा है। तो आपका जो भी प्लान था वो चौपट हो जाएगा कि मुझे आप लोगों ने अम्मी जान से बुरा भला कहलवाना था। और डेफिनेटली आपकी अम्मी जान तो बहुत प्यारी होती हैं। अम्मी जान सल्यूट यू, सल्यूट यू। तो सबकी माओं को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम कि उन्होंने ऐसी ऐसी मखलूक़ें अपने घर में जो है वो पाल के रखी हुई हैं और ऊपर से फिर इनको MD-CAT की तैयारी भी करवाने के लिए जो है वो रेडी किया हुआ है। और हम लोग, मैं तो पक्का जन्नती हूँ यार। वो कैसे? आप लोग खुद सोचो मेरा मर्तबा और मुकाम आप लोगों जैसे, दोबारा बोलता हूँ आप लोगों जैसे, अगेन बोलता हूँ तुम जैसे लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाना नहीं समझाना, इतना बड़ा टास्क मैंने अपने कांधों पर लिया हुआ है। तो बेटा जन्नत तो बनती है ना तुम लोगों जैसे लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाना नहीं, सिखाना नहीं, समझाना नहीं, दिल में उतारना। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, आई नो दैट। एंड ऑफ कोर्स आपके चेहरे पर आती हुई हंसती मुस्कुराहटी जो है वो मुस्कुराहटें जो है यही मुझे अच्छी लगती हैं और यही मैं देखना चाहता हूँ और यही मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी होती है। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। सो ऑफ बॉटम टू टॉप पे जाने को बोलते हैं। ओके, ऑफ कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल electrons are filled in atomic orbitals in order of increasing energy level. It means that from low to high energy. और आसान करूं बात तो electrons filled first in low energy orbitals. Electrons filled first इन लो एनर्जी ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल्स में फिल किए जाते हैं, उसके बाद फिर हाई एनर्जी पे किए जाएंगे। अभी ये बात नहीं हो रही कि एनर्जी हाई और लो कैसे होगी, अभी ये बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स को जब फिल करना है तो पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करना है, उसके बाद फिर हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स के अंदर फिल किया जाएगा। यहां तक बात ओके होगी? वेल, अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। अब ये लो और हाई एनर्जी के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं ऑफ बाउ प्रिंसिपल एप्लीकेबल किसके लिए होता है। ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कोई आपसे कहे ऑफ बाउ प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू, तो आप लोगों ने कहना है इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स।
इलेक्ट्रॉन के फिलिंग ऑर्डर इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर जो रूल एप्लीकेबल है, जो रूल इसके साथ डील करता है, वो ऑफ बाउ रूल है। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर जो रूल एप्लीकेबल है वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल है। ये आप लोगों के सामने इस वक्त अगर मैं कहता हूं कि पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p 3s, ये जो सारी एनर्जीज मैंने अरेंज की हुई है, स्पेसिफाई की हुई है, इन एनर्जीज को सीखने के लिए हमें सेकंड रूल जो विस-वेसर रूल है या n+l रूल है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैंने जैसा कि अभी आप लोगों को बता दिया, मैं आपको दोबारा सिखा भी देता हूँ। ये जो 1s वाला पीछे आपको फॉर्मूला सा दिखा, इसको इन द फॉर्म ऑफ स्टेयर्स यहाँ पे आप लोगों के सामने बना कर के आपको दिखा भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ। आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा कि सर हमें एक्चुअली क्या सिखाना चाह रहे थे। बेटा ये वही ऑर्डर है जो आप लोग छोटी क्लासेस में मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ते चले आए हैं। ये है एनर्जी, और जब आप लोग इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑर्डर को स्पेसिफाई करते हो तो आप लोग लिखते हो लाइक 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s ऑनवर्ड आगे चलता चला जाता है। ये जो मैंने सीढ़ियाँ चढ़ाई हैं इनको ऑफ बाउ सब कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी 1s में रखो, फिर उसके बाद हाई एनर्जी के अंदर जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब ये जो मैंने 1s 2s 2p वगैरह ये जो सीक्वेंस बनाया है, ये सीक्वेंस किसकी बेस पर है? इसका बेस एक सेकंड रूल है जो कि विस-वेसर रूल या ऑफ बाउ रूल है। और ये सीक्वेंस आप लोगों के लिए याद करना भी कोई मुश्किल नहीं। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में इसको याद किया होगा, लाइक जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं स्कूल, फिर आप लोग कहते हैं सर हमने पब्लिक स्कूल पढ़ा, उसके बाद फिर डिविजनल पब्लिक स्कूल पढ़ा, फिर डिविजनल पब्लिक स्कूल पढ़ा, उसके बाद फिर फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल पढ़ा। बड़े बड़े मुख्तलिफ अंदाज से इसको याद करने के। आप कहेंगे सर इनके साथ जो 1 2 था वो भी थोड़ा सा आइडिया दे दें, उसका क्या चक्कर है? तो बेटा उसका भी मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। लाइक ये आप लोगों के पास 1s, ये उसी तरह 2s, ये 2p, ये 3s, ये 3p, ये 4s, ये 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p एंड 7s। ये आप लोगों ने तरतीब याद की हुई है स्कूल पब्लिक स्कूल वाली। अब इस तरतीब की वजह n+l रूल बनता है जिसकी तरफ मैं जाने जा रहा हूँ, लेकिन ये तरतीब पहले पुरानी थी स्कूल वाली। अब आप बड़े हो गए हो तो आप लोगों को इसके अंदर बड़े बड़े वर्जन्स आए हुए हैं बच्चों ने। अब आपको पता है ऐसे कामों में तो हमारी कॉम बड़ी एक्सपर्ट है, लाइक शर्ट पैंट शर्ट, ड्रेस पैंट शर्ट, फैबुलस ड्रेस पैंट शर्ट, और भी बड़ा कुछ हो सकता है इसके अंदर। जिस तरह वो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो डड्डू से रिलेटेड भी मैंने ये बनाया हुआ है। सीखो पकड़ना सीखो, डड्डू पकड़ना सीखो, फिर डड्डू पकड़ना सीखो। ठीक है, तो वैसे जिसकी वजह से ज़्यादा ज़रा फेमस हो जाता हूँ, जो मैं क्लास में भी बच्चों को बताता हूँ, जिसके ऊपर बच्चे ज़रा ज़्यादा एंजॉय करते हैं, वो ऑफकोर्स जिन्होंने सुना है वो जानते हैं मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तो SS में शुएब, प्यारा शुएब, डियर प्यारा शुएब, फैबुलस डियर प्यारा शुएब। तो होपफुली इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स, बिलीव मी इट वर्क्स। ठीक है, खैर अब ये जो एनर्जी ऑर्डर है ये किस बेस पर है? ये विस-वेसर रूल की बेस पर है। तो आइए ज़रा आपको विस-वेसर रूल बता दो। तो बड़ा आसान सा है, 3 बातें याद रख लीजिएगा, सिर्फ 3 बातें याद रख लीजिएगा, आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। विस-वेसर रूल, आई शुड टेक द रेड कलर नाउ। According to this rule, the energy of atomic orbital is decided by n+l value of the orbital। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ बन रहा है यहाँ पे। n+l यानी कि किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी बताने में कितने क्वांटम नंबर्स शामिल हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 2, प्रिंसिपल एंड एजीमुथल। तो मैं क्लियरली लिख रहा हूं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, MCQ है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बताने के लिए 2 क्वांटम नंबर्स हैं जिसमें प्रिंसिपल एंड एजीमुथल 2 क्वांटम नंबर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताते हैं। ठीक है,
अब अगर आपसे कहा जाए एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल को बताने वाले कौन से क्वांटम नंबर है, तो आपका आंसर होना चाहिए 2, प्रिंसिपल एंड एजीमुथल। लेकिन अगर आपसे कहता है, यहां पे मैं और क्लियर वर्ड्स में लिख देता हूं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल, तो आपके पास है n और l की वैल्यू। लेकिन अगर सवाल ये आ जाए जो तुम लोगों ने गलती करनी है, मैं बता रहा हूं पहले से क्या गलती करनी है, सवाल आता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखनी हो, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखनी हो, तो फिर सिर्फ n वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कंसिडर की जाती है, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कंसिडर नहीं की जाती। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, क्लियर। ऑर्बिटल की एनर्जी या इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल की एनर्जी के लिए प्रिंसिपल और एजीमुथल दोनों शामिल है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर है, उसकी एनर्जी देखनी हो तो आपको n की वैल्यू देखनी पड़ेगी। जैसा कि बोर एटॉमिक मॉडल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर आप लोगों ने क्लियरली देखा था कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उसी के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जिसकी बात की जाती है, वो भी क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। लो जी बेटा, ये जो आप लोगों के साथ मैंने इस वक्त एक बात शेयर की है, बात तय की है, इसको अगर आप लोगों ने सीख लिया और अच्छे तरीके से आप लोगों ने अगर इसको माइंड के अंदर रख लिया, तो अब मुझे नेक्स्ट प्रोसीड करना है इस रूल के ऊपर कि क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा, ऑर्बिटल्स विद हाई n+l वैल्यू, जिन ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू हाई होगी वो हाई एनर्जी के होंगे, जिनकी लो n+l वैल्यू होगी वो लो एनर्जी के होंगे। ये तय हो गया, लो n+l वैल्यू लो एनर्जी, हाई n+l वैल्यू हाई एनर्जी। हाँ, एक ऐसा सिनेरियो आता है जिसमें n+l वैल्यू सेम हो जाती है 2 ऑर्बिटल्स के लिए। देन द ऑर्बिटल विद लो n वैल्यू आर ऑफ लो एनर्जी एंड विद हाई n वैल्यू आर ऑफ हाई एनर्जी। यानी कि अगर n+l वैल्यू सेम हो जाए, सेम n+l वैल्यू के केस में फिर आप लोग कंसिडर करते हो n वैल्यू हाई n वैल्यू के साथ हाई एनर्जी होती है और लो n वैल्यू के साथ लो एनर्जी होती है। इस चीज को अप्लाई करते हैं 3 बातों को, हाई n+l वैल्यू हाई एनर्जी, low n+l value low energy, same n+l value for 2 orbitals, higher the n value higher will be the energy. Let's talk about this. अब देखिए, आप 1s की बात करते हैं। आप कहेंगे सर n+l वैल्यूज आप हमें बताना चाह रहे हैं, तो हमें कोई तरीका बताएं कि हम एट द स्पॉट n+l वैल्यू के ऊपर जंप मार सके। ऑर्बिटल लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, उसके साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, वो n की वैल्यू है। ये ज़हन में रख लीजिएगा। ऑर्बिटल के साथ लिखा हुआ नंबर n की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू और l की वैल्यूज आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर s है तो 0, p है तो 1, d है तो 2, f है तो 3। अप्लाई कर दें। यहाँ पे 1s लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, आंसर आ गया 1। 2 + 0 = 2। जैसे ही n+l वैल्यू बढ़ी, एनर्जी भी बढ़ गई। 2 + 1, 2p की बात कर रहा हूँ, = 3। इसी तरह जैसे मैं 3s की तरफ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ यार 3n वैल्यू है प्लस 0l वैल्यू है, तो ये भी 3 आ गया। आप कहेंगे सर अब ये क्या चक्कर है? जी बिल्कुल, यही तो मैं बात कर रहा था कि आपके पास 3s के लिए भी वैल्यू 3 है, 2p के लिए भी वैल्यू 3 है। अब क्या करना चाहिए? अब देखना चाहिए यहाँ पे n वैल्यू, जिसकी n वैल्यू ज़्यादा है उसको हम हाई एनर्जी दे देंगे। तो ये देखें, ये आपके पास इस वक्त है n वैल्यू हाई, किसके लिए? 3s। तो 3s के लिए n वैल्यू हाई होने की वजह से हम इसको हाई एनर्जी पे रखेंगे। तो फॉर 2 ऑर्बिटल्स हैविंग सेम n+l वैल्यू, द ऑर्बिटल विद हाई n वैल्यू विल बी ऑफ हाई एनर्जी। ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे इसी तरह अब आप चलाते चले जाएं। 3 + 1 = 4, 4 + 0 = 4। अब ये हाई एनर्जी पे चला गया। अब ये देखें 3 + 2 = 5। 3d के साथ n वैल्यू 3 है, लेकिन हम लोग ऑर्बिटल की एनर्जी के लिए हमेशा क्या देखते हैं? ऑफ कोर्स हम लोग देखते हैं कि हाई n+l वैल्यू होनी चाहिए। जिसकी n+l वैल्यू हाई है उसको हाई एनर्जी पे रख देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात आगे जाके आएगी क्रोमियम और कॉपर के केस के अंदर, जो कि एक ऐसा तहलका अमेज किस्म का कॉन्सेप्ट है
जिसको आप लोगों के साथ शेयर अगर मैं करूंगा और आप लोगों को अगर बात समझ आ गई तो आप लोग कहेंगे सर आपने तो टेंशन ही मुका दी। एक बात हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते थे कि 3D को पहले लिखें या 4S को पहले लिखें, 3D की एनर्जी ज़्यादा है या 4S की एनर्जी ज़्यादा है, ऑलवेज वी गेट कंफ्यूज्ड। सो टुडे आई विल क्लियर ऑल दीज पॉइंट्स। ओके, सो नाउ अब मैं प्रोसीड करता हूँ टुवर्ड्स थर्ड रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। ये ऑर्बिटल का ऑर्डर मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये सारी की सारी बात उनकी n+l वैल्यू की बेस पर है, ठीक है जी। तो ये सारी बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्डर ऑफ सबशेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव इज एनर्जी फॉर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू। ये चंद एक पॉइंट्स हैं MCQs में आए हुए हैं, आप याद रख लीजिएगा कि अगर आपसे कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ सबशेल्स बताओ ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव एनर्जीज फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि मैं आपसे कहता हूँ कि अगर 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, तो इनका ये एनर्जी ऑर्डर बन जाएगा, ठीक होगा बेटा। उसके बाद इनके n की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। द ऑर्डर ऑफ सबशेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव एनर्जीज फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 1 to 4 आर बेस्ड ऑन n+l वैल्यूज। तो ये सारा ऑर्डर किसकी बेस पर है? n+l वैल्यूज की बेस पर है। अब इन सबशेल्स को मैं ऑर्बिटल्स भी कह सकता हूँ अगर मैं इनकी ओरिएंटेशन की बेस पर बात करूंगा। खैर, ये दो रूल आप लोगों से डिस्कस करने के बाद थर्ड रूल की तरफ चलता हूं जो कि हुन्स रूल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप लोगों को कह सकता है। अब देखें, प्रीवियस रूल के ऊपर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताता चला जाऊं जो मेरे माइंड से स्किप हुई। जब सुनने के लिए बैठे हो तो गौर से सुनो। विस्वेसर रूल किस पर एप्लीकेबल है तो आप लोगों को जेन में रख लेना चाहिए। एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बताता है। फिलिंग ऑर्डर कौन बताता है? ऑफबाउ। एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कौन बताता है? हुन्स, ये विस्वेसर रूल, n+l रूल भी कहती है। अब हुन्स रूल क्या है? दिस रूल डील्स विद वैलेंसी ऑफ एन एटम, यानी कि ये बेसिकली डील करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। यानी कि हम हुन्स रूल की मदद से वैलेंसी ऑफ एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हुन्स रूल अप्लाई करें तो। व्हाट इज हुन्स रूल? बड़ा ईमानदारी का रूल है, बड़ा इंसाफ पसंदी का रूल है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जिस जिसका वक्त आए, जब जब वक्त आए, दर्जा बदर्जा औकात के मुताबिक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ। बिल्कुल भी धोखाधही नहीं करनी, अकरबा परवरी नहीं करनी। उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब है अपनों को नवाजना, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट्स करती हैं। जिसका है उसी को मिले, जिसका हक है उसी को मिले। अगर काफ़ी ज़्यादा हैं तो सबका अगर हक बराबर है तो सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। ये नहीं है घर के अंदर जिस तरह 5 बच्चे हैं, अब 5 बर्गर खाने के लिए लाते हो। एक बच्चा आपको बड़ा क्यूटू क्यूटू पारू पारू सा लगता है, आपका लाडा लाडा बच्चा, आप उसको एक बर्गर देकर साथ में आधा और दे देते हो और बाकियों को एक एक दे के एक बेचारा जो सबसे छोटा मासूम भोला भाला सा जिसको सारे कुट पड़वाते हैं उसको आधा बर्गर दे देते हो और समझते हो कि स्टेबिलिटी आ जाएगी। हरगिज़ स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो कोई आपसे कहे कि स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ डील करने वाला रूल कौन है तो वो भी कौन सा है? हुन्स रूल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डील विद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी के साथ डील करने वाला भी रूल है हुन्स रूल। बेटा वो जो बच्चा जिसको तुमने आधा बर्गर दिया था और जिसको 1.5 दिया था, 1.5 वाला तो उस वक्त बड़ा खुश होकर तुम्हें जफियाँ शफियाँ डाल लेगा और कहेगा थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं आपा जी। लेकिन वो जिसको आधा बर्गर मिला था, जानते हो वो क्या करेगा? बता दूं? मैं नहीं बताऊंगा। बता दूं? सुनो, चलती फिरती मैयतों सुनो। वो छोटा बच्चा जरा आप सो जाएंगे, उठेगा, आपका टूथब्रश उठाएगा, उस टूथब्रश के साथ वॉशरूम की सफाई करेगा और ये फिर उस टूथब्रश को वापस वहीं पे रख देगा सेट सुट करके। सो जब तुम्हारे लिए नमाज नहीं उठोगे और उसको देखोगे और कहेंगे हाँ भाई बर्गर हजम हो गया, वो कहेगा बहुत अच्छे से हजम हो गया, अभी आपका भी हजम होगा। हाउ आगे अब आप समझ जाएंगे क्या होगा। तो डोंट डू दिस। ईमानदारी के साथ तकसीम किया करो, ईमानदारी की तकसीम हमेशा फ़ायदा देती है।
तो नाउ एक्चुअली कमिंग बैक टूवर्ड द टॉपिक, व्हाट एक्चुअली हुन्स रूल इज, if degenerate orbitals are available, it means that कि सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ये शर्त है, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। कोई आपसे कहे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के साथ डील करने वाला रूल कौन सा, तो आपका आंसर होगा हुन्स रूल, डील विद एनर्जी ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल। कहता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम, एंड मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड इन देम, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने और डीजेनरेट ऑर्बिटल में रखने हैं, दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन। अलग अलग रखो, यानी कि सबको बराबर बराबर तकसीम करो, बजाय के एक ही में ऑर्बिटल में रख के उनकी स्पिन ऑपोजिट कर दो, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना। यू विल पुट देम इन सेपरेट ऑर्बिटल विद सेम स्पिन rather putting them in the same orbital with opposite spin. This was Hund's rule. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दिस रूल हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, जो मैं ऊपर पहले बता चुका है। एग्जाम्पल की बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, नाइट्रोजन के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब आगे आ गया 2px, 2py, 2pz, ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, और बेटे इन तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी क्या है, सेम है। अब इनकी सेम एनर्जी की बेस पर अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए, मेरे पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ तक रख दिए, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स जब पुट करने हैं तो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा और उसकी स्पिन भी तीनों की क्या रखी जाएगी, सेम। इसकी रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती थी कि मैं कहता 2px, 2py, 2pz कि अगर मैं पहला क्लॉकवाइज कर दूं, दूसरा क्लॉकवाइज कर दूं, तीसरा एंटी क्लॉकवाइज कर दूं, बेटे ये रॉन्ग है। इसी तरह px में एक कर दूं, py में ऑपोजिट कर दूं, pz में ऑपोजिट कर दूं, बेटे आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज है, ये भी गलत है, ठीक होगा बेटा। इसी तरह मैं अगर आप लोगों से ये कहता हूँ कि मैं ऐसा कर देता हूँ px, py, pz, अब आप लोग मुझे बताएं इट इज़ राइट और रॉन्ग। बेटे आप लोगों ने सबको सेपरेट ऑर्बिटल में रखा है और उनकी स्पिन भी क्या रखी है, सेम रखी है, तो इट मीन्स दैट कि आपको ये बात जहन में रख लेनी चाहिए कि सेपरेट ऑर्बिटल में रखना है, स्पिन सेम रखना है, चाहे क्लॉकवाइज रखो चाहे एंटी क्लॉकवाइज रखो, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसा वैसा चक्कर नहीं है। अब अगर मैं एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रख देता हूं तो फिर जैसा कि मैं इसको एम्प्टी कर देता हूं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख देता हूं, इट इज़ अगेन रॉन्ग। तो ये चंद एक 2-3 चीज़ें हैं जिसको आप लोग जहन में रखेंगे रिगार्डिंग विद दिस कॉन्सेप्ट। ये तो था हुन्स रूल। अब इन सारे रूल्स की बेस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो क्वांटम नंबर से रिलेटेड भी होंगे वो आप लोगों के साथ अभी मैं शेयर करता हूँ, लेकिन आखिर में मौजूद एक छोटा सा रूल है, पॉलिश रूल, ये आपके साथ शेयर कर दूँ। याद रख लीजिएगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डील्स विद 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल, ये भी याद रखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल। फिर आपसे कहे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, तो आपका आंसर होना चाहिए स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर के साथ डील करने वाला पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल के साथ डील करने वाला पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। पॉली एक्सक्लूजन कहता क्या है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल of a poly-electron atom to have same values of all 4 quantum numbers। एक ऑर्बिटल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। एक ऑर्बिटल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। एक वैल्यू लाजमी डिफरेंट होगी, और वो कौन सी होगी? यस, वो होगी जनाबे वाली स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू। क्योंकि एक अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा हमेशा क्लॉकवाइज होगा, हमेशा स्पिन ऑपोजिट रहती है। इसका ही दूसरा वर्जन बता रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल ऑलवेज हैव ऑपोजिट स्पिन्स। तो ये आप लोगों के पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। इसकी एग्जांपल में अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ हीलियम। बड़ी आसान सी एग्जांपल है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है।
अब मैंने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज लिखनी है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखनी है, एजिमुथल की लिखनी है, मैग्नेटिक की लिखनी है और स्पिन की लिखनी है। 1s में 1 हमें क्या बता रहा है, n की वैल्यू 1 है, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन ये वाला लिख लेता हूँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला रख देता हूँ। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेपरेट वैल्यूज डिस्कस करता हूँ और लोगों से, इसके लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1 है। और अगर s की हवाले से देखिए तो l वैल्यू क्या होती है, 0। लो जी, ये भी सेम हो गई, ये भी सेम हो गई। m वैल्यू भी 0 हो गई, ये भी सेम हो गई। लेकिन आगे अगर s स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए होगी +1/2, क्लॉकवाइज के लिए होगी -1/2। इट मीन्स दैट कि चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम वैल्यू के साथ नहीं होंगे। 3 तो सेम वैल्यू के साथ हो सकते हैं, बट फोर्थ वन, द स्पिन क्वांटम नंबर विल ऑलवेज हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स। ये थे 4 रूल्स जो आप लोगों के साथ शेयर किए। अब नेक्स्ट मैं कुछ प्रैक्टिस करवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की एक वीडियो बनाऊंगा और साथ में कुछ MCQs डिस्कस कराऊंगा। तो ये चारों के चारों रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको अच्छे से माइंड में रखिएगा, जिसमें मैंने ऑफबा बताया, विस्वेसर बताया, पॉलीज बताया और हुंस बताया। देन फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अंडरस्टैंडिंग एंड सम प्रैक्टिस क्वेश्चन, वॉच नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।